बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इन आर.एन. जो कोलमैन और हेल की किताब 8 एडिशन के 352 पेज पे है। ये एक डेफिनेशन दी है, चंद बेसिक्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगी। उसमें सबसे पहले है कि ऑर्थोगोनल सेट किसको कहते हैं। ये अगर एक सबसेट है से एस जिसमें एलिमेंट्स है u1 u2 अप टू uk इन Rn, इसको हम ऑर्थोगोनल उस वक्त कहेंगे कि इसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हो। दिस इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल से मुराद है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर ui uj का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 हो। इसी तरह से एक सेट को ऑर्थोनॉर्मल सेट उस वक्त कहेंगे जो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करे। यानी ये एक सेट है जो कि सबसेट है Rn का, उसको ऑर्थोनॉर्मल सेट किस वक्त कहेंगे जब वो आपस में ये ऑर्थोगोनल हो, यानी ये कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लें वो 0 के बराबर आ जाए, और वो यूनिट वेक्टर्स हो। यूनिट वेक्टर मीन के अपने साथ उसका डॉट प्रोडक्ट अगर ले लें आंसर 1 दे दें, तो कोई भी दो वेक्टर्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें, डिस्टिंक्ट और सेम के लिए अपने साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें वो 1 है। ऐसे सेट को हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल, और यही ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं फॉर द वेक्टर स्पेस Rn। अब इसको फाइंड करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं ग्राहम स्मिथ प्रोसेस। ये ग्राहम स्मिथ प्रोसेस क्या है, ये इसकी तरतीब यहाँ गिवन है। अगर W कोई एक सब स्पेस है Rn का और उसका बेसिस गिवन हो से S u1 u2 u3 अप टू un, तो उसके लिए हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जिसको हम T से डिनोट यहाँ हमने किया हुआ है, और उसके एलिमेंट्स को हमने W1 W2 अप टू Wn से डिनोट किया हुआ है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये ग्राहम स्मिथ का एक प्रोसीजर इन्होंने डिफाइन किया है। तो करना क्या है, यानी ये ऑर्थोनॉर्मल हमने इसको ये कहा, ये हमने W जिसको कहा है W1 W2 अप टू Wn, ये ऑर्थोनॉर्मल के लिए हमने नोटेशन ये थ्रू आउट हमने इस टॉपिक में यही यूज करनी है। तो तरीक़ेकार क्या है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर जो कि बेसिस बना रहा है, इसका u1 जो है दिस इज इक्वल टू, आप पहले ले लें कि लेट ये जो इसका पहला एलिमेंट है दिस इज v1, तो पहला आपका v1 ये हुआ, v1 v2, और ये क्या है, ये बेसिकली जिसको हम v से डिनोट करें v1 v2 अप टू vn, ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो v से जिसको हम थ्रू आउट यहाँ डिनोट करेंगे v1 अप टू vn, ये ऑर्थोगोनल सेट से, और w वाले जो जिसको हम w1 w2 अप टू wn कहेंगे, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के नोटेशन के तौर पे हम यूज करेंगे थ्रू आउट इस टॉपिक में। और ये जो u1 अप टू un है, ये हमारा जो ऑलरेडी इनिशियल जो बेसिस गिवन होगा उस वेक्टर स्पेस का, ये नोटेशन उसके लिए थ्रू आउट यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करनी पड़ती है, और उसका प्रोसीजर ये है कि आप ये v1 को
ये इसका जो पहला एलिमेंट u1 है उसको v1 कहें, u2, u3, u5 एंड सो ऑन, u4, u5 ये सारे अप टू un इस फार्मूले से फाइंड होंगे। ये फार्मूला क्या है? अगर आपने vi फाइंड करना है, यानी नेक्स्ट से v2 फाइंड करना है, तो यहाँ होगा u2 माइनस u2 डॉट v1, यानी दिस इज द डॉट प्रोडक्ट विद v1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 into v1 माइनस u2। अब ये u2 है तो यहाँ एक कम पे आपने रखना है, ये सारे टर्म्स नहीं होंगे। u3 के लिए, v3 के लिए u3 माइनस u3 डॉट v1, v1 डॉट v1 into v1 माइनस u2 डॉट v2 divided by the dot product of v2 into v2, यानी एक से कम पे रुकना है। u3 के लिए u2 तक, और अप टू अगर जनरल हो तो ui, ये प्रोडक्ट जो है रुकना है एक कम, यानी i-1 तक। ये फार्मूला थ्रू हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करने के लिए, और उसके बाद इसी ऑर्थोगोनल बेसिस से हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और उसका स्टेप 3 में प्रोसीजर गिवन है। यानी इस फार्मूले से आपको जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है उसका हर एक एलिमेंट मिलेगा, मतलब v1 यानी w1 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v1 नाम, इसी तरह से w2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय v2 नाम, एंड सो ऑन। जनरली अगर आपने m तक फाइंड करना है तो vm इज इक्वल टू vm डिवाइडेड बाय vm नाम। vm नाम क्या है, यानी ये क्या है vi नाम, इसके बारे में डिटेल आपको मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने v1 आपका ये है, फॉर एग्जांपल 1 1 माइनस 2 है, तो आप इनके एलिमेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें, ये उसका v1 नाम है। आगे आपको और प्रॉब्लम्स में इनके बारे में तफसील से पता चल जाएगा। तो ये जो आपने w निकाले हुए हैं इनको एक सेट में लिख लें, दिस इज योर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर w। आइए एक्सरसाइज पे, ये है कोलमैन हेल्थ की किताब के पेज 359 पे ये एक्सरसाइज है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया हुआ है, जिसमें दो वेक्टर्स v1 u और v2 गिवन है, और क्वेश्चन ये है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a u1 एंड v दीज आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल उस वक्त होते हैं जब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो, ये हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा। तो जब ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप ले लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0, उससे फिर हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन में लिख लेंगे u डॉट v इज इक्वल टू 0, इन दोनों वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट जैसे डिफाइंड है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट, प्लस इसका जो तीसरा एलिमेंट है इसके तीसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना। ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे m माइनस 5 आ जाएगा, 5 को उस तरफ ले जाएं, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, यही हमने फाइंड करना था। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 है। यूज ग्राम-स्मिथ प्रोसेस टू फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द सबस्पेस whose basis is given। हमने ग्राम-स्मिथ प्रोसेस करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड कर लेंगे। ये पहला जो है हम इसको, जो इसका u1 है इसको हम v1 कह देंगे, और हम v2 जो है उस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, और फार्मूला ये था v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u2 डॉट v1 डिवाइडेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u1 into v1 dot v1 into v1।
अब ये जो v2 डॉट v1 है, ये उसी तरह से जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ मैंने फाइंड की हुई है, और v1 डॉट v1 जो है जैसे डॉट प्रोडक्ट पहले मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ मैंने फाइंड किया, उन दोनों की वैल्यूज यहाँ लगा ली 1/5, और इस वेक्टर और इस वेक्टर को जो कि R3 के वेक्टर्स इन दोनों को हमने ऐड किया, तो आपके पास ये वेक्टर आया v1 आपका, v2 आपका ये आ गया। अब जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का प्रोसीजर है वो उसके एलिमेंट फाइंड करने के लिए v1 डिवाइडेड बाय v1 नाम, तो v1 मैंने जो यहाँ ये लिखा था वो, और उसका नाम, तो नाम का जैसे मैंने बताया फार्मूला है कि 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस वो स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 जो है वो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह से जो W2 है वो V2 डिवाइडेड बाय नाम ऑफ V2 डिवाइडेड बाय नाम ऑफ V2, तो V2 का नाम जो है, इसका नाम यहाँ मैंने निकाला हुआ है, यानी ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें 16/25 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि 4/25 आ जाता है, इनका LCM लें 45/25 आ जाता है, और आप इसमें से ये 5 पे दोनों डिवाइड करें 9/5 यानी 3/√5 आ जाता है, क्योंकि 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/√5। ये ऊपर ले जाएं तो 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका W2 आएगा। तो W1 W2 आपको दोनों मिल गए, इसको एक सेट में लिख लें, ये आपका रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूरा प्रोसीजर ग्राम स्मिथ का बताया गया, और एक वेक्टर को ये जो बाकी के जैसे उन्होंने कहा उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना और उसका फार्मूला क्या है, ये भी यहाँ डिस्कस हुआ है। तो ये ग्राम स्मिथ प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए, इस बेसिस का इस्तेमाल करते हुए हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर R3 फाइंड करना है। और दूसरा उसका क्वेश्चन है कि यूज थ्योरम 6.17, ये क्या है ये मैं बता दूंगा आपको। इसको उन्हीं वेक्टर्स के जो M में फाइंड हुए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करना है, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करने का प्रोसीजर वो ये है कि उससे पहले आप ऑर्थोगोनल बेसिस यानी v1 v2 v3, अगर ये 3 वेक्टर्स है तो u1 u2 u3, यानी इसको u1 कह देंगे, इसको u2, इसको u3, इसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग v1 v2 v3, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमने w1 w2 और w3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है इसका u1 जो है ये v1 ये आप ले लेंगे, v2 आप उस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, u2 डॉट v1 ये है, u2 आपका ये वाला है, जैसे मैंने कहा था कि जो इनिशियल बेसिस होंगे उसको हम u से डिनोट करेंगे, तो उसमें 3 है, तो ये u1 u2 u3, तो ये जो u2 है उसको v2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करके ये आंसर आया हुआ है, और v1 डॉट v1 का ये आया हुआ है। ये मैंने इसके आंसर लिखे हैं सिंपल है, 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 आ जाएगा, प्लस 1 तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 2 और इसका आंसर 3 मैंने लिख लिया। दोनों वेक्टर्स को इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें इस वेक्टर के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर इनको ऐड कर लें, तो आपके पास v3 v2 ये आ जाएगा। इसी तरह से v3 फाइंड करने का फार्मूला होगा u3 v3 u3, यहाँ जैसे यहाँ पे u2 इस्तेमाल होता है, यहाँ पे u3 इस्तेमाल होगा थ्रू u3 माइनस u3 डॉट v1 डॉट v1 ये डॉट प्रोडक्ट है इनटू v1 u3 डॉट प्रोडक्ट विद v2 और v2 डॉट v2 इनटू v2। अब ये डॉट प्रोडक्ट है u3 डॉट v1 ये यहाँ मैंने फाइंड की हुई है, ये आपके सामने, ये v1 डॉट v1 इसकी वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की हुई है, u3 डॉट v2 इसका डॉट प्रोडक्ट करके ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ निकाली है, और इसी तरह से u2 डॉट v2 डॉट v2 उसकी वैल्यू ये निकली हुई। ये वैल्यू सारे इधर आप लगा लें और सिंपल कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये जो है, यानी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है R3 में और जो स्केलर एडिशन है R3 में वो आप कर लें, ये यहाँ मैंने किया तो आपके पास v3 आ जाएगा। अब बारी है
W की जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है W1, W2, W3 की, तो वही फार्मूला W1 जो है V1 डिवाइडेड बाय नाम ऑफ V1। V1 मैंने लिखा, V1 का नाम मैंने यहाँ निकाला हुआ है, जैसे फार्मूला है मैंने बताया था, यहाँ निकाल के इसमें वैल्यूज पुट की, ये आपका W1 निकल आया। इसी तरह से W2 है V2 डिवाइडेड बाय V2 नाम, तो V2 का नाम, V2 ऑलरेडी हमारे पास ऊपर गिवन है, उसका नाम मैंने ये निकाला हुआ है और उसकी वैल्यू यहाँ लगा ली है। ये ऊपर थोड़ा रीअरेंज करके √3 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये W2 आ जाएगा। इसी तरह से W3 जो है वो V3 डिवाइडेड बाय V3 नाम है, V3 नाम यहाँ मैंने उसकी वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ वो पुट कर लें और आपके पास जो है ये W3 आ जाएगा। तो आपके पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो T यानी W1, W2, W3, इनको एक सेट में लिख लें। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अब नेक्स्ट में बी पार्ट में उन्होंने कहा था एक वेक्टर v उन्होंने दिया हुआ था कि जो ए पार्ट में w यानी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो निकले इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में v को लिखना है। तो v इज इक्वल टू c1 w1 प्लस c2 w2 प्लस c3 w3। ये थ्योरम जो 6.17 था वो ये कह रहा था कि इसको ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और c1 कैसे फाइंड करना है, c1 जो वेक्टर 2 3 1 वेक्टर ये v उन्होंने खुद दिया हुआ है, ये C1 ऐसे फाइंड होगा, उस वेक्टर को आप W1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये मैंने ले लिया और उसका आंसर निकाल लिया। जैसे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो इस्तेमाल की। C2 जो है उसी वेक्टर को W2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके उसका आंसर निकाल लें, ये मैंने यहाँ निकाला हुआ। C3 कैसे निकालेंगे कि उसी वेक्टर V को ये V3 के साथ W3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके, जो कि यहाँ मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये निकाल लेंगे। बस ये C1, C2, C3 की वैल्यूज इस लीनियर कॉम्बिनेशन में आप डाल लें। यहाँ मैंने देखी C1 की, ये C2 की, तो दूसरा टर्म 0 हो जाएगा और ये C3 की वैल्यू मैंने लगा ली। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में V को लिख लिया गया। और आपको अगर ये चेक करना हो कि ये आंसर मेरा ठीक है तो ज़रा ये कैलकुलेशन करके देख लें। इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस वेक्टर को इसके साथ और ऐड करें, तो आपके पास अगर यही आंसर आता है 2 3 1, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द सबस्पेस ऑफ R3। सबस्पेस उन्होंने दिया हुआ है वो ये है ए बी सी, और सी के ऊपर कंडीशन, यानी ये सी के ऊपर जो है कंडीशन है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे सबस्पेस इस तरतीब से क्यों है कि इसका बेसिस हमें पहले निकालना होगा कि इसको कौन सा बेसिस इसको जनरेट करना है। तो ये आसान है, इस इक्वेशन से आराम से निकल आएगा। ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इधर जोड़ें b और c तो माइनस बी माइनस सी। तो ये 3 अननोन्स 1 इक्वेशन, तो इसके फाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यानी s को, b को मैंने x एक आर्बिट्री वैल्यू कह दी और c को मैंने कार एक आर्बिट्री वैल्यू r कह दी। s और r ये कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है। ये जो है इसी में पुट कर लें इस सब स्पेस में, तो आपको इसका बेसिस मिल जाएगा। a की वैल्यू पुट कर लें, a जो है वो आपके पास आया माइनस आर माइनस एस, b जो है वो s है और c जो है वो r है, इन्हीं में पुट कर लें। अब करना ये है कि r s इनको अलग अलग कर लें। यानी पहला आपके पास आ जाएगा माइनस एस, दूसरा यानी पहला जो वेक्टर होगा माइनस एस एस 0 आ जाएगा, दूसरा वेक्टर जो है वो माइनस आर 0 और आर आ जाएगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 आर्बिट्री एलिमेंट्स या 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स आ जाए, उनको अलग लिखना है। तो इस वेक्टर को इन दो के एडिशन में लिख लें। अगर दोबारा चेक करना इन दो को ऐड करें फिर वही आ जाएगा। इसमें से s कॉमन करें, इसमें से r कॉमन करें, तो आपके पास जो बेसिस हैं इस w के लिए जो इसको जनरेट कर रहा है उसमें ये दो एलिमेंट्स है, एक है -1 0 1, दूसरा है -1 1 0। ये वो बेसिस हैं जो इस w को जनरेट कर रहा है। ये आपका u1 है, ये u2 है। अब इसका आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो u1 जो है, यानी इसमें सबसे पहले हमने वो बेसिस फाइंड किया। पहले इस क्वेश्चन में बेसिस जो था वो गिवन था, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमने बेसिस फाइंड किया। अब हम ग्राम स्मिथ का प्रोसेस अप्लाई करके आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालेंगे। ये जो है v1 u1 के बराबर है, v2 जो है उसी फार्मूले से मैंने यहाँ फाइंड किया हुआ है, और इसी तरह से w1 और w2 यहाँ उसी प्रोसीजर से मैंने फाइंड किया हुआ। लेकिन v1 नाम भी मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, इसकी वैल्यू √2 आई है, इधर लगा लें आपके पास w1 आ जाएगा, इसी तरह से w2 आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं।
ऑर्थोनॉर्मल में मैंने वैसे चेक किया हुआ है कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट जब भी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आता है, यानी वो ऑर्थोगोनल होते हैं और यूनिट होते हैं, यानी अपने साथ अगर उसका डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आना चाहिए। अपने साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 आया हुआ है, ये मैंने यहाँ वैसे चेक करने के लिए आपके लिए किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। ये होमोजेनियस सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है, इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करना है, इसके सॉल्यूशन स्पेस का। तो सबसे पहले हम आसान तरीका है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस सिस्टम इनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में ले आएंगे। ये मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, ये रो ऑपरेशन यहाँ मैंने लिखी है, वो अप्लाई करते हुए ये इचेलॉन फॉर्म में ले आए, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ले आए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इससे आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगे और इससे आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा x1 x2 x3, जैसे हम पहले करते थे। इसका आर्बिट्री जो x3 है वो आर्बिट्री है, उसको मैंने r कहा, r इज एनी रियल नंबर। इससे आपके पास x2 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास x3 आ जाएगा। x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो ये आ जाएगा -3r 4r 1। r उसमें से कॉमन कर लें, यहाँ r कॉमन होना चाहिए, यहाँ r इंटू -3 u 4 और 1 ये वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये आपका ये सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस बनाता है। तो बेसिस हमारे पास उसमें से एक वेक्टर आया और उन्होंने कहा था उसी बेसिस का आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करना है। तो एक ही वेक्टर आया, यही वेक्टर जो है u है, यानी u1 है, एक ही वेक्टर है। तो ये आपका v भी यही बना, क्योंकि u1 आपका v1 ही होता है, एक ही है, तो मैंने उसको u और फिर v कहा। v भी आपका वही और v इस v से, यानी जो ऑर्थोनॉर्मल जो बेसिस इनिशियल बेसिस होता है उनके एलिमेंट से सबसे पहले आप ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करते हैं। यहाँ एक ही है तो वही होगा और उसके बाद उससे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड किया जा सकता है। एक ही वेक्टर है v डिवाइडेड बाय v नाम, तो v नाम मैंने यहाँ फाइंड किया वो है, इसका स्क्वायर करें 9 + 16 + 1 और स्क्वायर रूट पे 26 आया हुआ, तो v और ये v नाम की वैल्यू यहाँ लगा लें। दिस इज योर रिक्वायर्ड, इसको एक सेट में लिख लें, ये w। तो t आपका एक ही एलिमेंट उसमें आता है w, और जो कि w ये है, तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। Find, this is another problem, find orthonormal basis for the solution space of this। ये उसी तरह homogeneous system given है एक और फॉर्म में, उसी तरह से इसका ये सोल्यूशन निकालेंगे, उसका बेसिस निकल आएगा, वही प्रोसीजर है। ये मैंने उसका एस निकाल लिया, ये उसकी बेसिस हुआ, ये बेसिस में एक ही एलिमेंट है, इसको आप u कहते हैं, u1 तो एक ही एलिमेंट है, वही आपका v1 भी हुआ और वही v1 का ये v1 डिवाइडेड बाय नाम आप v1 आपको w1 जो एक ही मिलता है आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का एलिमेंट वो मिल जाएगा। w1 का v1 का नाम जो है वो मैंने यहाँ फाइंड किया हुआ है, तो पुट कर लें, ये आपका w1 आया। तो आपका जो t है उसमें एक ही, यानी जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है उसमें एक ही एलिमेंट है, वो है w1, यानी एक बेसिस आया जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसको एक सेट में लिख लें, सिंगलटन सेट containing this one element। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है कि एक बेसिस ऑलरेडी गिवन है और कहा गया है वही थ्योरम 6.17 कि ये जो वेक्टर है 2 3 इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ऑफ द वेक्टर्स इन S। ये ऑलरेडी हमें और कुछ नहीं करना, ऑलरेडी वेक्टर्स उन्होंने ये S का ही कहा है, तो इसके जितने वेक्टर्स हैं इनको हमने ये 2 3 जो वेक्टर गिवन है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, बस आसान है। v = c × u1 + c × u2। c कैसे फाइंड करते हैं, c1 और c2, वही तरीक़ेकार है। c1 यानी जो आपका v है जो कि 2 3 है उसको u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ली है, कैलकुलेशन सिंपल करके आपके पास c1 आ गया। इसी तरह से c2 जो है v डॉट u2, यानी इसके v का u2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, v आपका ये है, u2 इसका ये दूसरा एलिमेंट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ करके ये आंसर निकाला है, ये वैल्यू c1 और c2 की इसमें पुट कर लें और ये आपके पास जो है वो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है।